हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो अब तक हमने पढ़ लिया हाइपर कॉन्जुगेशन एंड आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में हम प्लस एच माइनस एच पढ़ने वाले हैं। ये जो दूसरा है ये माइनस एच है, ठीक है। और इसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे, ब्रेड्स रूल पढ़ेंगे और भी कुछ और एप्लीकेशन पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो चलिए बढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे अपना प्लस एच, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। इससे तुम क्या समझते हो? जैसे हमने प्लस आई पढ़ा था, प्लस आर पढ़ा था, प्लस एम पढ़ा था, तो उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा था। फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी ग्रुप जो प्लस एच या माइनस एच इफेक्ट शो कर रहा है और उसको हम किसी पर्टिकुलर चेन या रिंग के साथ अटैच करें, तो वो उस पर्टिकुलर रिंग या चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, देन दैट ग्रुप इज शोइंग प्लस एच इफेक्ट। अदरवाइज if that group is reducing electron density in that particular ring or chain, then हम कहेंगे कि वो ग्रुप माइनस एच इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि प्लस एच इफेक्ट जैसे मैंने थोड़ा डिस्कस कर भी दिया, इसमें क्या है आप देखो। ये अपनी बेंजीन की रिंग है, इस पे एक सी लगा है और सी से लगे हैं आपके 3 हाइड्रोजन, ठीक। तो अब जैसे कल मैंने बताया था, इनके बीच में एक शेयर्ड बॉन्ड है, ठीक है, जिसका एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। कार्बन जो है हाइड्रोजन को लात मार के भगा देता है, तो हाइड्रोजन पे आ जाता है तुम्हारा प्लस चार्ज और कार्बन ले लेता है उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में थे उसको एज अ लोन पेयर ले लेता है, ठीक है। तो तुम्हारा माहौल कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक। अब इस माहौल का फायदा क्या होता है, एक मिनट। जो इसमें डबल बॉन्ड है, ओ सॉरी, जिसमें जो डबल बॉन्ड है उनको ऐसे करके देख लो। अब इस माहौल का फायदा क्या होता है, ये जो लोन पेयर है इस पर्टिकुलर बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज होने लगता है। अब रिंग में डीलोकलाइज हो रहा है तो इसका मतलब वो उस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पोजीशन पे बढ़ाएगा, ऑर्थो पे, ठीक। नेक्स्ट टाइम जब ये डीलोकलाइज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हारी पैरा पे बढ़ाएगा, ठीक, फिर अगेन ऑर्थो पे। तो हमने देखा भी था कि रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन जो होते हैं वो बेंजीन में ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली ये ऐसा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। अब सिंस ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, ये जो CH3 है ये तुम्हारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये प्लस एच इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक। तो जैसा मैंने बताया प्लस एच इफेक्ट हम उसको बोलते हैं जो भी हमारा पर्टिकुलर ग्रुप किसी रिंग या चेन से अटैच होता है, उस पर्टिकुलर रिंग या चेन में वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो हम बोलेंगे प्लस एच इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अपना क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द गिवन एग्जांपल। अब तुम देखो इसमें क्या लग रहा है, एक तो हम सीधे बोल देंगे कि प्लस आई भी लग रहा है, प्लस आई भी लग रहा है, प्लस आई भी लग रहा है, और प्लस एच भी लग रहा है, प्लस एच भी लग रहा है, और प्लस एच भी लग रहा है। तो तो जैसा मैंने बताया कि प्लस जो अपना हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट होता है उसकी स्ट्रेंथ इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा होती है। तो हम इसमें जो प्लस आई इफेक्ट है उनको नेग्लेक्ट करेंगे और प्लस एच इफेक्ट को कंसीडर करेंगे, ठीक है। हम उसके बेस पे बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर्टिकुलर बेंजीन में ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखो इस बेंजीन के हिसाब से ये वाला कार्बन जो है अल्फा कार्बन है एंड ये जो हाइड्रोजन है 3 अल्फा हाइड्रोजन है बेंजीन के पास, ठीक। इसमें मैं देखूं तो ये अल्फा तुम्हारा कार्बन है इस बेंजीन के रेस्पेक्ट में, और ये वाले तीनों क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। एक मिनट, 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं, सॉरी, ये वाला जो CH3 है इस बेंजीन के रेस्पेक्ट में ना अल्फा तुम कार्बन बोलोगे ना अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके पास ये एक अल्फा कार्बन है ये वाला, और इस कार्बन से अटैच एक अल्फा हाइड्रोजन ये है एंड एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, तो इसके पास कितने हो गए, 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। सिमिलरली इस बेंजीन के रेस्पेक्ट में ये कार्बन तुम्हारा क्या है, अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन, ठीक है। तो ये दोनों जो मिथाइल है ये कुछ नहीं है, ना तो हम इनको प्लस एच में काउंट करेंगे एज अ अल्फा कार्बन, ना ही एज अ अल्फा हाइड्रोजन। ये वाला जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से जुड़ा है, हम इसको अल्फा हाइड्रोजन कंसिडर करेंगे।
तो हम देखें इसके पास है 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास है 2 अल्फा हाइड्रोजन एंड इसके पास है सिंगल अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज्यादा अच्छा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो करता है। जब ज्यादा अच्छा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो करता है दैट मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर्टिकुलर कनेक्टेड रिंग्स में ज्यादा बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब हाई जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी इस वाले में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा होगा। अगर हम इसको ए ले लें, इसको बी ले लें और इसको सी ले लें, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर जो है वो तुम्हारा सबसे ज़्यादा ए में, फिर बी में और फिर सी में। ठीक है, तो कुछ इस तरह से तुमको देखना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्लस एच इन द गिवन एग्जांपल। अब इसमें तुम्हारे पास CH3 है, इसमें CD3 है और इसमें CT3 है। हमने क्या देखा था, जो प्लस आई इफेक्ट था वो तुम्हारा ट्रेटियम का ड्यूटेरियम से ज्यादा था एंड ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन से ज्यादा था। ठीक, इसका क्या रीजन था, क्योंकि हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ ड्यूटेरियम से ज्यादा थी एंड इसकी ट्रिटियम से ज्यादा थी। ठीक, तो हाइड्रोजन तुम्हारा थोड़ा सा दूर हो जा रहा था, इस वजह से तुम्हारा हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जा रहा था। लेकिन जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड ऑर्डर बोल लो या तुम बॉन्ड की स्ट्रेंथ बोल लो, ठीक है, ये तुम्हारा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, नहीं बॉन्ड ऑर्डर नहीं, जो तुम्हारी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक, इसका मतलब तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड लॉन्गेस्ट बॉन्ड है, इसका मतलब वीकेस्ट बॉन्ड है, वीकेस्ट बॉन्ड है। ठीक, और तुम्हारा ड्यूटेरियम बॉन्ड है लॉन्गर, इसका मतलब वीकर। ठीक, और तुम्हारा जो ट्राइटियम का बॉन्ड है ये तुम्हारा है स्मॉलर, इसका मतलब ये है तुम्हारा स्ट्रोंगर। ठीक, यहां तक तुम्हें समझ में आया। अब सीन क्या है, जो तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है उसमें हम बॉन्ड को ही तोड़ते हैं। मान लो इसमें देख लो तुम, बेंजीन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें क्या है, बेंजीन है, इसमें डी है, इसमें ड्यूटेरियम है, इसमें ड्यूटेरियम है। तो इसमें हम बॉन्ड को ही तोड़ते हैं ना इसको, फिर इस पे प्लस चार्ज आता है, इस पे फिर लोन पेयर आता है। सिमिलरली हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। अब किस बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान रहेगा, हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान रहेगा। इसका मतलब इसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, क्या समझाया, जो CH का बॉन्ड है दैट इज वीकर एज कंपेयर टू CD एंड CD का बॉन्ड है इट इज वीकर देन एज कंपेयर टू CT बॉन्ड। तो जिसका बॉन्ड जितना वीक उसको तोड़ना उतना इजी, इट इम्प्लाइज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट उसमें उतना अच्छा शो करेगा जिसका बॉन्ड जितना ज्यादा वीक होगा। तो CH3 वाला ग्रुप जो है वो अच्छा H इफेक्ट शो कर रहा है एज कंपेयर टू CD3 एंड CD3 इज शोइंग गुड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट एज कंपेयर टू CT3। ठीक है, so this is the reason for the plus H effect showing in these compounds। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन गिवन एग्जांपल्स। अब वही चीज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसको कौन कौन इफेक्ट करता है, प्लस आई या मान लो रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है, इसमें तुम देखो तो इसमें कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है ये बताओ पहले, तो तुम तीनों में देख के कौन सा इफेक्ट लग रहा है, इंडक्टिव लग रहा है, रेजोनेंस लग रहा है या हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। तुम इसमें देखोगे कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है, नहीं है भाई, ये जो हाइड्रोजन लगे हैं ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन वो होते हैं जो इस कार्बन से लगे होते हैं, इससे 0 हाइड्रोजन लगा है, तो इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इधर भी अल्फा ड्यूटेरियम नहीं है, इधर भी अल्फा ड्यूटेरियम नहीं है। तो इसका मतलब हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो नहीं होगा इधर, तुम्हें ओनली इंडक्टिव इफेक्ट से काम चलाना होगा। इंडक्टिव इफेक्ट तुम्हारा किसका अच्छा था, ट्राइटियम का अच्छा था, ड्यूटेरियम से ड्यूटेरियम का अच्छा था, हाइड्रोजन से।
ठीक है, तो वही चीज है, इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका प्लस आई इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा, और इसका प्लस आई इफेक्ट बिल्कुल छोटा सा होगा। ठीक है, इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखते हैं माइनस एच इफेक्ट। माइनस एच इफेक्ट में क्या होता है, प्लस एच इफेक्ट में देखो क्या हो रहा था। फॉर एग्जांपल वही लेते हैं अपन, सी एच बॉन्ड था, इसको तोड़ के, और एक मिनट, हाइड्रोजन पे तुम्हारा प्लस चार्ज आ रहा था, और कार्बन लोन पेयर ले ले रहा था, एंड फिर ये लोन पेयर तुम्हारा डीलोकलाइज हो रहा था रिंग में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा इसका उल्टा। इसमें जो भी ग्रुप्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, वो फॉर एग्जांपल अगर क्लोरीन ले रहे हैं, तो क्लोरीन जो है ये नेगेटिव चार्ज ले लेगा। मान लो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे इनके बीच में, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने इस बार कार्बन को भूखा भगा दिया। ठीक है, जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे आ गया प्लस चार्ज। अब जो ये प्लस चार्ज है, तो ये तुम्हारे रिंग में डीलोकलाइज होगा, इस रिंग में डीलोकलाइज होगा। कैसे होगा, कुछ इस तरह से, डबल बॉन्ड आ गया, इधर प्लस चार्ज आ गया, एंड ये फिर ये प्लस चार्ज तुम्हारा पैरा पोजीशन पे आएगा, फिर मेटा पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है, प्लस चार्ज तुम्हारा इस रिंग को दे रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कम कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे माइनस एच इफेक्ट शो कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा था तो हम बोल रहे थे प्लस एच इफेक्ट शो कर रहा था। ठीक है, अब देखते हैं इन केस ऑफ CF3 CCl3 CBr3 CI3 ओनली CCl3 शोज प्लस आई इफेक्ट। क्यों, क्योंकि जो CF3 की बॉन्ड एनर्जी होती है, ये बॉन्ड एनर्जी इनकी होती है, इट इज़ वेरी हाई। तो जब बॉन्ड एनर्जी हाई होती है तो इस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए तुम्हारा CF3 जो है माइनस एच इफेक्ट शो नहीं करता। ठीक है, और CBr3 CI3 क्यों नहीं करते, इसका रीजन ये है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो तुम्हारी कार्बन की और ब्रोमीन की देख लो, और कार्बन की और आयोडीन की देख लो, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती हैं। जब तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई, इसका मतलब तुम्हारा बॉन्ड टूटेगा तो कुछ फ्री रेडिकल टाइप का जाएगा। मान लो एक इलेक्ट्रॉन वो ले जाएगा अपना, एक इलेक्ट्रॉन वो ले जाएगा अपना, तो चार्ज नहीं जाएगा। अब चार्ज नहीं जाएगा तो ना ही वो प्लस आई इफेक्ट प्लस एच इफेक्ट शो करेगा, ना ही वो माइनस एच इफेक्ट शो करेगा। तो दिस इज द रीजन वाई CCl3 ओनली shows minus H effect and CF3 CBr3 CI3 don't show these effect। ठीक है, अब हम देखते हैं अगली चीज। अगली चीज क्या है, अगली चीज है ब्रेड्स रूल। अब ब्रेड्स रूल तुम्हारा क्या कहता है कि इन केस ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है, बाईसाइक्लो कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनमें दो साइकिल मान लो या रिंग मान लो जो भी होती है, ठीक है, और वो ब्रिज्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि देखो दो रिंग तो हमारी इसमें भी है, बट इसमें क्या है, इन जो जो भी मान लो बॉन्ड जो है दो रिंग को जोड़ रहा है, ये बॉन्ड दो रिंग को जोड़ रहा है, और मैं सिमिलर केस देखूं ये वाला, एक बेंजीन ये है, और एक बेंजीन तुम्हारी, मान लो हम सॉरी एक साइक्लोहेक्सेन ये है और एक साइक्लोपेंटेन ये है। ठीक है, अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें और इसमें फर्क ये है कि इसमें जो बॉन्ड है इसके बीच में कोई भी, हम बोले एटम नहीं है, इस बॉन्ड के बीच में कोई एटम नहीं है, बट इस बॉन्ड, इसमें क्या है, दो बॉन्ड है, तो हम बोले कि उनको जो भी पर्टिकुलर बॉन्ड, दो बॉन्ड जोड़ रहे हैं, उनके बीच में एटम है, इसको हम बोलते हैं ब्रिज। एंड दिस इज नॉट अ ब्रिज। ठीक है, तो जब ये ब्रिज नहीं है, ये ब्रिज है, तो ये तुम्हारा ब्रेड्स रूल में ऐसे केसेस को हम कंसीडर करेंगे जो ब्रिज्ड कंपाउंड होते हैं या बाईसाइक्ल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ब्रेड्स रूल हमारा कहता क्या है। कहता है कि डबल बॉन्ड कैन नॉट बी प्लेस्ड एट ब्रिज हेड कार्बन ऑफ अ ब्रिज्ड बाईसाइकिल सिस्टम अनलेस द रिंग आर लार्ज इनफ। ये तो डबल बॉन्ड वाला तो एक केस हो गया, स्पेशल केस। जनरल केस क्या होता है कि जो ब्रिज हेड पे जो भी कार्बन होता है वो तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमेशा वो sp3 हाइब्रिडाइज ही होना चाहिए। अब इसमें तुम देखो, जैसे इसको मैं दोबारा बना देता हूँ, क्लियर नहीं है। ठीक है,
कुछ इस तरह से है। ये वाला तुम्हारा इधर प्लस चार्ज है। अब प्लस चार्ज है, ये कार्बन तुम्हारा कितना है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस वाले को देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें भी सेम ही चीज हो रही है। ये देखो बाईसाइक्लो कंपाउंड है एंड ये ब्रिज्ड कंपाउंड है एंड यहाँ प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज इसका मतलब ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इट मीन्स ये भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सिमिलरली यहाँ भी कुछ ऐसा ही केस है। ऐसा इधर प्लस चार्ज है तो ये कार्बन तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। इट मीन्स ये भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब अगर मैं एक और कंपाउंड कुछ ऐसा बनाऊं, मिनट, कुछ ऐसा बनाऊं, ठीक, और मैं इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगाऊं, तो क्या ये एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं? ये जो है आपका बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि ये ब्रिज्ड कंपाउंड या बाईसाइक्लो नहीं है। क्योंकि हमने क्या बोला था, उसमें बीच में एक कार्बन आना चाहिए। इसमें बीच में एक कार्बन आ रहा है, इस ब्रिज में एक बीच में कार्बन आ रहा है, इस ब्रिज में एक बीच में कार्बन आ रहा है। बट इसमें ये सीधा सीधा बॉन्ड है, इसके बीच में कोई कार्बन नहीं आ रहा, तो इसको हम ब्रिज्ड हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे। इसमें आपका पॉजिटिव चार्ज आ सकता है किसी भी नोड पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर पॉसिबल टू फॉर्म, ठीक है। इसमें देखो वही अपना ये ब्रिज्ड कंपाउंड है, एक ये इसमें ब्रिज्ड कार्बन है, ब्रिज्ड कार्बन, और सिमिलरली ये भी तुम्हारा ब्रिज्ड कार्बन है, ठीक है। तो दोनों ही ब्रिज्ड कार्बन पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। इधर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। और जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, इट मीन्स ये एग्जिस्ट करता है, ये वाला, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या सीन है। ये एक ब्रिज्ड कार्बन है और एक ये ब्रिज्ड कार्बन है। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इसका देखोगे तो इस कार्बन पे एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका sp2। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इस कार्बन का, तो इसका मतलब ये वाला कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, सिमिलर केस इधर हो रहा है। ये बाईसाइक्लो है, ये ब्रिज्ड कार्बन है ये वाला, और ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इट मींस दिस कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि कौन से कंपाउंड आपके एग्जिस्ट कर सकते हैं, कौन से नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये वाला एग्जिस्ट करता है, ये डज नॉट एग्जिस्ट, एंड ये डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और इसमें कुछ नहीं है ना। इसमें देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब देखो कार्बोकैटायन कौन सी स्पेसीज होती हैं जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज करेगा। और जो नेगेटिव चार्ज है उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करोगे तो वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, ठीक है। सिमिलर केस इधर स्टेबिलिटी ऑफ, अगर कार्बोकैटायन में हमको उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कई तरीके से बढ़ा सकते हैं हम, प्लस आई इफेक्ट लगा के, प्लस एच इफेक्ट लगा के, प्लस एम इफेक्ट लगा के, ठीक है। तो वही बताया गया आपको किस ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो उस ऑर्डर में लगाना है, सबसे पहले आपको लेना है डांसिंग रेजोनेंस को प्रायोरिटी देना है, फिर आपको एरोमेटिसिटी को प्रायोरिटी देना है, फिर प्लस एम को प्रायोरिटी देना है, फिर प्लस एच एंड प्लस आई एंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इस ऑर्डर को आपको फॉलो करना है वाइल कंसीडरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, सो द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। अब आपको ये वाला देखना है, इसमें क्या हो रहा है, आपके पास सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, इस पे क्या है, ओ पे लोन पेयर है, CH3 है, और इधर आपका एन पे एक आर इधर जुड़ा है, एक आर इधर जुड़ा है, इधर क्लोरीन जुड़ा है। तो इधर आप देखो इस वाले केस में, अगर तुम देखो इस वाले केस में, तो
ये जो बॉन्ड टूटेगा आपका, जो इसके बीच में दो पाई बॉन्ड है, अगर एक पाई बॉन्ड हम तोड़ेंगे तो ये कुछ ऐसे टूटेगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज एंड इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग में डीलोकलाइज होगा, और डीलोकलाइज होगा तो मतलब ये ऐसे करके डीलोकलाइज होगा, ठीक है, ऐसे करके। तो इस कार्बोकैटायन को ये डीस्टेबलाइज करेगा, ना कि स्टेबलाइज नहीं करेगा, ठीक है। और इसमें देखें, इसमें क्या है, लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, वो भी दो दो, दो दो लोन पेयर हैं। तो मतलब लोन पेयर डीलोकलाइज करेगा इस रिंग में, और जब लोन पेयर डीलोकलाइज करेगा तो ये इस कार्बन पॉजिटिव को स्टेबलाइज करेगा। इसका मतलब यहाँ तुम्हारा माइनस एम इफेक्ट लग रहा है, यहाँ आपका प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, ठीक। अब इस वाले केस को अगर हम देखें तो इस पे एक इधर आर लगा है, एक इधर आर लगा है, एंड एक ये लोन पेयर है, ठीक है। ये लोन पेयर तुम्हारा डीलोकलाइज करेगा और इस जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, तो इधर भी तुम्हारा प्लस एम लग रहा है। अब इधर देखो, इधर देखो, प्लस एम भी लग रहा है, माइनस आई भी लगा रहा है, ये जो क्लोरीन है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, जो क्लोरीन होते हैं ना, क्लोरीन में प्लस जो तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो मीजोमेरिक इफेक्ट से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसका मतलब हम मीजोमेरिक इफेक्ट को इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, माइनस आई को कंसीडर करेंगे। तो अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो स्टेबिलिटी, एक मिनट देखें, प्लस एम दो दो लगा रहे हैं, तो अगर मैं इसको ए ले लूँ, इसको मैं बी ले लूँ, इसको मैं सी ले लूँ एंड इसको डी ले लूँ, तो कैसे स्टेबलाइज करोगे, किस ऑर्डर में बोलोगे कि कितना स्टेबलाइज है, क्योंकि प्लस एम दो लगा रहे हैं। जब प्लस एम दो लगा रहे हैं तो हमको यहाँ देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर तुम देखोगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है, और तुम्हारा ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, एरोमेटिसिटी है ही नहीं, ठीक है। प्लस एम को तुम्हें अभी देखना है, हाइब्रिडाइजेशन को देखना नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम है एंड ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज़्यादा है। इसका मतलब तुम्हारा जो ऑक्सीजन है ये तुम्हारा जो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा लगाएगा, और नाइट्रोजन माइनस आई इफेक्ट कम लगाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट जो ज़्यादा लगा रहा है वो पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है। इसका मतलब तुम्हारा सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी सी की, उसके बाद हो जाएगी बी की, एंड उसके बाद आपकी हो जाएगी स्टेबिलिटी ऑफ डी, एंड फिर ए। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस एम लग रहा है जो कि बहुत ज़्यादा ही डिस्टेबलाइज करेगा ए को, ठीक है। तो समझ में आया किस तरह से देख रहे हैं? चलो देख लेते हैं। हाँ ये देखो, सी बी डी ए, ये आंसर भी लिखा है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अब देखा था कि कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहे थे जहां हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे थे, अब कार्बन आयन को वो फैक्टर स्टेबलाइज करेंगे जहां हम उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे, ठीक है। तो वही देखो, पार्ट ऑफ एरोमेटिक होना चाहिए, तो हम कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, या माइनस आई एम इफेक्ट लग रहा हो, या माइनस एच इफेक्ट लग रहा हो, या माइनस आई इफेक्ट लग रहा हो, या हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखेंगे वो भी बता दूंगा। अब जैसे ये देखो, इसमें पूछ रहा है शो द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसमें तुम्हारा क्या लग रहा है, CH3 लग रहा है। एक मिनट ये ढक देता हूँ वरना तुम देख लो। तो CH3 क्या कर रहा है, तुम बोलोगे सर ये पॉजिटिव एच भी लगा सकता है एंड पॉजिटिव आई भी लगा सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव एच नहीं लगाएगा, क्योंकि कार्बो अनाइन के रिस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन पे है, और मेटा पोजीशन वाले एच एच इफेक्ट नहीं शो करते, ना ही आर इफेक्ट शो करते हैं, ये करते हैं तो सिर्फ आई इफेक्ट। तो यहाँ तुम्हारा ये प्लस आई लगा रहा है, इसको ए ले लेता हूँ, इसको बी, सी एंड डी, ठीक। अब इसमें देखो CCl3 लग रहा है, अगेन आर तो लगाएगा नहीं, एच भी नहीं लगाएगा, ये केवल माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। इसमें देखें CCl3 है तो इसमें ये माइनस एच इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। और इसमें देखें तो ये प्लस एच इफेक्ट लगाएगा। अब देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो एनायन को सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं तुम्हारे नेगेटिव ग्रुप। अब नेगेटिव ग्रुप में भी माइनस एच वाला ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो सी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद स्टेबिलिटी होगी तुम्हारी बी की, एंड उसके बाद ए की, एंड उसके बाद डी की, क्योंकि डी में प्लस एच इफेक्ट लग रहा है जो कि उसको ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर नहीं दिया है, बट ये वाला आंसर सही है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं हम रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है पहले ही समझते हैं। जैसे कोई भी कंपाउंड ले लो, कोई भी आयन ले लो, ये तुम्हारा कौन सा आयन है? एसिटिक एसिड CH3 COOH। एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है ये। ठीक, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, और इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड ये है। अब चूंकि ये तुम्हारे क्या है, इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इसका मतलब दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी सेम होगी। जब दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी सेम होगी, अगर हम ये एनर्जी ग्राफ बनाएं तो ये ए है, ये बी है, तो ई ए और ई बी दोनों ही सेम लेवल पे होगी। ये मान लो सेम लेवल पे है दोनों, ठीक है। और जो ई सी है, हाइब्रिड की एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कम होती, तो इसका मतलब ई सी तुम्हारा कहीं इधर होगा, इसकी एनर्जी कम है। तो जो ये एनर्जी डिफरेंस होता है, इसको ही हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डिफरेंस ऑफ एनर्जीज बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, ये इसकी होगी डेफिनेशन। उसका फॉर्मूला ये होता है, देखो वही है कि ई बी और ई ए दोनों ही इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी है, एंड ई सी इज द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। तो तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी में से अगर रेजोनेटिंग हाइब्रिड की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुमको मिल जाएगा रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अपना पहला रूल क्या बोलता है? जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो एरोमेटिक की सबसे ज़्यादा होती है, एंड देन नॉन एरोमेटिक, एंड देन एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो हम इसमें अगर कंपेयर करें, फाइंड द रेजोनेंस एनर्जी ऑर्डर ऑफ द गिवन कंपाउंड्स, तो इसमें अगर हम इसको देखें, ये तुम्हारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया ये। ठीक है, इधर देखूं 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब ये तुम्हारा हो गया एरोमेटिक। इसमें डीलोकलाइजेशन थ्रू आउट द रिंग नहीं है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो अगर हम रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करें तो एरोमेटिक की सबसे ज़्यादा होती है, तो ये ए है, ये बी है, एंड ये सी है, तो हमारी एनर्जी बी की सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद आपकी आएगी एनर्जी सी की, एंड उसके बाद आएगी एनर्जी ए की, तो ये हो जाएगा आपका रेजोनेंस एनर्जी ऑर्डर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है फाइंड द रेजोनेंस एनर्जी ऑर्डर ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। अब इसमें मैं देखूं, इसको एक बार थोड़ा फिर से बना देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा क्लियर। ये कंपाउंड ऐसा है, आयन जो भी, ठीक है, ये कंपाउंड तुम्हारा ऐसा है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइजेशन में है थ्रू आउट द रिंग, प्लेनर है, साइक्लिक है, इसका मतलब ये तुम्हारा एरोमेटिक हो गया। अब हम देखें, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी तुम्हारा क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। अब दोनों ही एरोमेटिक हो गया, इस केस में तुम क्या करोगे? इस केस में कैसे बताओगे कि किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है? तो उसके लिए अपने पास एक और रूल है। वो रूल कहता है मोर एटम्स इन डी लोकलाइजेशन मोर रेजोनेंस एनर्जी। इसका मतलब ज़्यादा लंबा डी लोकलाइजेशन मतलब ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो इसमें डी लोकलाइजेशन ज़्यादा लंबा है, इसमें थोड़ा सा छोटा है। और सिमिलर वे में तुम ये भी कह सकते हो, इसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन है, डी लोकलाइजेशन में इसमें कम है, तो इनकी रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर ए ले लूँ इसको, बी ले लूँ इसको, तो बी की रेजोनेंस एनर्जी ए से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देखते हैं, इसमें क्या है? दोनों ही, एक मिनट, दोनों ही नॉन एरोमेटिक है, ये भी नॉन एरोमेटिक है, ये भी नॉन एरोमेटिक है। ठीक, और दोनों में ही इसमें डीलोकलाइजेशन इतना हो रहा है, इसमें डीलोकलाइजेशन इतना हो रहा है, इसका मतलब दोनों में ही 2 एटम्स इन्वॉल्व हैं। 2 एटम्स आर
इन्वॉल्व इन डीलोकलाइजेशन, ठीक है। इधर भी 2 एटम्स ही डीलोकलाइजेशन इन्वॉल्व हैं। अब हम कैसे बोलेंगे, इसके लिए अपना तीसरा रूल है, if same number of atoms are in delocalization, then equally contributing resonating structures will have more resonance energy than unequally contributing resonating structures। तो ये अपना क्या हो गया, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग, क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था इक्वली कंट्रीब्यूटिंग क्या होते हैं और अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग क्या होते हैं। ये हो गया तुम्हारा अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग। इक्वली कंट्रीब्यूटिंग में सारे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी सेम होती है, या हम बोलें उनका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन सेम रहता है, या हम बोलते हैं उनकी परसेंटेज अकरेंस इन रेजोनेंस सेम होती है, ठीक है। और उनमें जो है रेजोनेंस होता है सिमिलर एटम्स के बीच होता है। अगर आप देखें अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग में, तो इसमें रेजोनेंस डिफरेंट एटम्स के बीच में हो सकता है, या अगर सेम एटम है तो उनका डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है, ऐसा हो सकता है। तो इस केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी सेम नहीं रहती है, उनकी अकरेंस रेजोनेंस में सेम नहीं रहती है, उनका परसेंटेज पार्टिसिपेशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड में सेम नहीं रहता है, ठीक है। तो ये होगा अपना रेजोनेंस इक्वली कंट्रीब्यूटिंग और अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग का थोड़ा सा खेल, मैंने पहले ही बता दिया था, अभी फिर से बता दिया। तो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ इक्वली कंट्रीब्यूटिंग इज मोर देन रेजोनेंस एनर्जी ऑफ अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग। तो ये हो जाएगा आपका रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये देखता है कि फाइंड द रेजोनेंस एनर्जी ऑर्डर ऑफ द गिवन कंपाउंड। अब इसमें देखें, ये तुम्हारा अगर हम देखें इसमें भी सेम नंबर हैं, सेम नंबर ऑफ एटम्स आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, और दोनों ही अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब इसका क्या मतलब है कि हम पिछले वाले रूल से कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे। तो अपना अगला रूल क्या बोलता है कि जो इसमें अगर तुम डीलोकलाइजेशन देखोगे तो ये कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन है, ऐसा है कुछ। एक मिनट कलर चेंज करके बताता हूँ तुमको। इसमें जो डीलोकलाइजेशन है कुछ ऐसा है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन और एक्सटेंडेड डीलोकलाइजेशन। एक्सटेंडेड डीलोकलाइजेशन, इसमें अगर हम देखें तो ये पहले ऐसा जाएगा फिर ऐसा जाएगा, इसको हम बोलते हैं क्रॉस डीलोकलाइजेशन और क्रॉस रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो एक्सटेंडेड वाले की क्रॉस्ड वाले से ज़्यादा होती है, यही अपना ये रूल बोलता है। एक्सटेंडेड रेजोनेंस हैज़ मोर रेजोनेंस एनर्जी देन क्रॉस रेजोनेंस। तो इसमें जो तुम्हारा रेजोनेंस एनर्जी ऑर्डर हो जाएगा ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आगे अपना ये क्वेश्चन, अब इसमें क्या है, इसमें तुम्हारे देखो पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, इस पे लोन पेयर है, 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 एंड तो अगर फिर सेम चीज है कि इनका डीलोकलाइजेशन सेम है, ठीक है। और अपना पिछला रूल क्या बोल रहा था कि एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज मोर हैविंग मोर रेजोनेंस एनर्जी देन क्रॉस रेजोनेंस, तो इसमें दोनों में एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। अब हम इसमें क्या देखेंगे, तो इसमें अपना नया रूल आता है ओवरलैपिंग रूल। तो इसमें अगर तुम देखो इस कार्बन का 2p और क्लोरीन का 3p, ये दोनों पाई बॉन्ड बनाएंगे। जब अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, CH C डबल बॉन्ड L, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, एंड इधर आ जाएगा हाइड्रोजन। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये बनेगा तुम्हारा 2p3p, क्योंकि अगर तुम हाइब्रिडाइजेशन करोगे तो इसका जो आउटर मोस्ट पी सेल है दैट इज P3p, तो उसका इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल 2p के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। और जो 2p जो होते हैं उनका साइज अगर ये मान लो, तो 3p का साइज उससे बड़ा होता है,
एंड 4p का साइज उससे भी ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो यहाँ तुम्हारा CH2CHBr पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हमने बनाया तो यहाँ पर इसका तो 2p इन्वॉल्व है, और ब्रोमीन का 4p जो आउटर मोस्ट p ऑर्बिटल है उसका इलेक्ट्रॉन p बॉन्ड बना रहा है, इसके पाई बॉन्ड बना रहा है। तो इनका जो बॉन्ड पाई बॉन्ड है वो 2 पाई 4 पाई है। तो इनकी जो स्ट्रेंथ ऑर्डर होता है पाई बॉन्ड का, दैट इज गिवन हेयर 2p is more strengthful than 2p3p, and this is more strengthful than 2p4p, and this is more strengthful than 3p4p। जैसे जैसे p ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाता है पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है, ठीक है। तो इस वाले पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ इस वाले पाई बॉन्ड से ज़्यादा होगी। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसका मतलब बॉन्ड टूटना ही नहीं चाहेगा। जब बॉन्ड टूटना ही नहीं चाहेगा तो वो रेजोनेंस में जाना ही नहीं चाहेगा। जब वो रेजोनेंस में नहीं जाना चाहेगा तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी कम हो जाएगी। तो अपना ये रूल आएगा कि इस केस में 2p4p वाले की रेजोनेंस एनर्जी इज मोर देन 2p3p। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ नहीं है, ये लेक्चर यहीं तक था। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइदर टॉटोमर्स, इसमें ही पढ़ लेते हैं, अदरवाइज हम टॉटोमर आइसोमेरिज्म में पढ़ लेंगे। तो ये चैप्टर अपना यहीं ख़त्म मानो। ठीक, अगला अपना चैप्टर है आइसोमेरिज्म। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए देखो IUPAC तो खैर इतना ज़्यादा नहीं है, वो तो लाइक प्रैक्टिस के साथ साथ होता जाएगा। बट GOC जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और GOC में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब एक बार अगर समझ में आ गया तो समझ में क्या आना चाहिए तुम्हारे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कौन सबसे पहले क्यों लगता है और इस इंडक्टिव इफेक्ट से होता क्या है। फिर हमको देखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, प्लस आई माइनस आई। प्लस आई कौन से ग्रुप्स लगाते हैं, माइनस आई कौन से ग्रुप्स लगाते हैं। उसके बाद हमने एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ देखी थी। तो और तीसरी चीज जो थी कि एसिड जो होते हैं जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उसका उतना कमजोर कॉन्जुगेट बेस, ये चीज हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमने पढ़ा था रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट में पढ़ा था क्यों होता है, किस किस टाइप के रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं, सारे पढ़े थे। आफ्टर दैट प्लस आर माइनस एम, या जो भी हम बोले प्लस एम माइनस एम पढ़े थे, ठीक है। उनका कुछ एप्लीकेशन भी देखे थे। उसके बाद हमने एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक पढ़े थे। फिर हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था, प्लस एच माइनस एच, और उसके कुछ एप्लीकेशन देखे, और एक हमने ब्रेड्स रूल देखा। तो इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। मुश्किल से तुम्हारे अगर अलग अलग टॉपिक करोगे तो 10 टॉपिक होंगे मैक्सिमम। 10 टॉपिक को एक बार दिमाग में डाल लो, एंड यू डोंट नीड दैट मच प्रैक्टिस। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम कर लो, अदरवाइज इसमें चीज़ें एक बार समझ में आ गई तो कभी दिमाग से निकलती ही नहीं। ये उस टाइप का चैप्टर है, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म और आइसोमेरिज्म भी उस टाइप का ही चैप्टर है। रिएक्शन मैकेनिज्म में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मेन अपना जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। उससे पहले जो है बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बट ये है थोड़ी सी लंबी पड़ जाती हैं तो लोग पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, थ्योरेटिकल होता है तो बस मज़ा नहीं आता। बट एक बार इतना आइसोमेरिज्म तक अगर ढंग से हो गया, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म में उसके एप्लीकेशन ही है सारे जो भी पहले पढ़े हैं। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म अगर अच्छा कर लिया तो तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट फुल मार्क्स आएंगे एडवांस में, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी एंड यू गाइस शुड फॉलो दिस। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई सजेशन चाहिए रिगार्डिंग प्रिपरेशन इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ऑल्सो, तो तुम मेरे को कमेंट कर सकते हो। और मैं हो सकता है तुम्हारे साथ कॉन्टेक्ट शेयर करूँ तो यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। तो मैं तुम्हें पर्सनल मेंटरशिप भी दे सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो थैंक यू आज के लिए। अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल, आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलो।